वेलकम टू एवरीवन। विजया केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम नीट आईआईटी जेई के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था हमारा जीओसी 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ठीक है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स की बात कर ली थी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने वो था हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में हम स्टडी कर चुके थे कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस कैसे किया जाता है, क्यों होता है रेजोनेंस। उसके बाद आगे हम कुछ बात करेंगे कि रेजोनेंस से हमें यदि स्टेबिलिटी असाइन करनी है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी यदि हमें देखनी है तो वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी यदि हमें देखनी है तो कैसे देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि हमारे पास 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और हमें उसमें से ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंप्लीट ऑक्टेट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर हमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट मिले। तो हम क्या कहेंगे कि जिसके अंदर हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकंड हम क्या देखना है, सेकंड हमें देखना है कि न्यूट्रल यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, सेकंड न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। थर्ड हम बात करें तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है, यदि दो स्पीसीज हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर दोनों के ऊपर ही चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये थर्ड रूल है। उसके बाद फोर्थ रूल है हमारा कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और प्लस माइनस या अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिससे हम क्या डिज़ाइन करते हैं, क्या असाइन करते हैं हमारा। अगर मान लो कई सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखी है, उनमें से हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उनमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए हर एटम का। दूसरा न्यूट्रल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अगर चार्ज है तो क्या देखना है कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यदि चार्ज प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट हैं तो प्लस माइनस यदि होगा तो मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, और सेम चार्ज कहाँ होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन रूल्स को हमें कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या मॉलिक्यूल लिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसकी सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने कैसे बनाई है, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाई है मैंने इसकी, कि इन इलेक्ट्रॉनों को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, न्यूट्रल, जबकि ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, चार्ज। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ए है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। सेकंड के अंदर यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस तरह से डोनेट किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई और इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो हम
क्या देखते हैं यहाँ पर, चार्ज हैं दोनों ही, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन फिर आगे हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो यहाँ देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर किसके ऊपर चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, हमारा कार्बन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए कहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्टेट की, सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या था, ऑक्टेट का। और ऑक्टेट की हम बात करें तो यहाँ देखो, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट यदि हम बात करें तो इस वाले कार्बन पर कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और जबकि यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है और एक यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें ऑक्टेट देखना है, उसके बाद हमें चार्ज स्पीसीज देखनी है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखना है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस देखनी है। ये चार रूल हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये फर्स्ट न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनाई है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया है, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ देखो फोर्थ स्ट्रक्चर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो यहाँ नेगेटिव चार्ज का उसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और उससे हमारी क्या बन गई, ये सेकंड स्ट्रक्चर। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनों को और आगे शिफ्ट कर दिया तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर। क्या किया मैंने, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट करते ही ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें ये देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये CH2 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी हो जाएगी, ए की। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर तीनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फर्स्ट रूल यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, तो तीनों ही यहाँ पर चार्ज स्पीसीज है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर जाते हैं हम, उसमें क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, और यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कहाँ पर स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसके बाद नंबर आ जाएगा सी का। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेम है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव यदि होते हैं तो वो पास पास होने चाहिए, और अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो दूर दूर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्ज क्या होनी चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों अपोजिट चार्ज क्या है, पास पास है, इस वजह से उसके बाद स्टेबिलिटी हो जाएगी डी की, और उसके बाद स्टेबिलिटी हो जाएगी बी की। क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारा BH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है। तो यहाँ पर अगर इसकी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से डोनेट किए, क्योंकि BH2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से डोनेट किए, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट तो ऑक्टेट। तो ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पर इस बोरोन की बात करें तो 2 बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 ये वाले बॉन्ड, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर ये 4 कंडीशन हमें दी हुई हैं और वो रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो वो स्पीसीज
रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि ये स्पीसीज अभी क्या कर रही है, बेंजीन, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर। लेकिन यदि सपोज मैं यहाँ पर मान लूँ कि कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और मैंने क्या करवा दिया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया मैंने, तो होगा क्या, यहाँ पर ये स्पीसीज कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये बॉन्ड। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस तरह से। अब उसके बाद आगे क्या आ गया, यहाँ पर sp3 कार्बन आ गया और यहाँ पर रेजोनेंस यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। इस वजह से अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव या लॉन पेयर या फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं तो उस स्पीसीज के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यदि हमें किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका है सिग्मा बॉन्ड, और हम क्या देखते थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। लेकिन कौन से लॉन पेयर देखने हैं यहाँ पर, लोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर को हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, लॉन पेयर किस तरह के देखने हैं हमें, ओनली लोकेलाइज्ड लॉन पेयर। अब ये लोकेलाइज्ड लॉन पेयर क्या होते हैं, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर तो पिरिडीन की बनाई है और एक स्ट्रक्चर मैंने पाइरोल। इसे बोलते हैं पिरिडीन और ये होता है पाइरोल। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस बिना लॉन पेयर को हम कंसिडर किए, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है और इस रेजोनेंस से इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। जबकि यहाँ पर इन लॉन पेयर को यदि हम कंसिडर करें तो इसे क्या होगा, एरोमेटिसिटी मिलेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे हकल रूल कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी कैसे मिलती है। तो यहाँ जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस में कंसिडर होते हैं तब जाकर इसे एरोमेटिसिटी मिलती है, और जब हम इन लॉन पेयर को कंसिडर ना करें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका मतलब इस लॉन पेयर को हमें डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कराना है और इस लॉन पेयर को हम डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व करवाएंगे। अगर ये लॉन पेयर डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर ये लॉन पेयर हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 2 प्लस 1 ये लॉन पेयर, 3 का मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन ने देखो 1 बॉन्ड 2 और 3। इसके बाद ये वाला लॉन पेयर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला लॉन पेयर डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर। इसका मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों ही नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइरोल, और यहाँ पर हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, इस वाले कार्बन पर होगी, इस वाले कार्बन पर होगी, इस वाले कार्बन पर होगी या इस वाले कार्बन पर होगी। इसको मैंने फर्स्ट नंबर का कार्बन, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ नाम दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी। तो इसको निकालने के लिए हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी। देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है, कैसे बनाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमारा लॉन पेयर है, सबसे पहले ये लॉन पेयर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, एक ही डायरेक्शन में चलाने हमें बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये एटम की तरफ, तो ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना दिया और यहाँ। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। अब ये फिर से रिपीट होगी, क्यों रिपीट होगी, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस नहीं मिली है। रेजोनेंस तब तक होता है जब तक कि हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस नहीं मिल जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी
ये वाली। उसके बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास। तो ये हमें फिर से हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस मिल गई। ठीक है, तो तब तक हमें रेजोनेंस करवाना है जब तक हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस नहीं मिल जाती। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर होगी। तो देखो, जब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, तो देखो कहाँ कहाँ हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। सेकेंड वाले कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर, उसके बाद फर्स्ट कार्बन पर एंड थर्ड कार्बन पर। हमें चारों ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चारों कार्बन पर हमें क्या मिली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो देखो जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यदि हम इसके अंदर बात करें इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इसमें से जो फर्स्ट है और 6 है इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट तो सभी स्पीसीज का कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल के बाद चार्ज की बात करें तो चार्ज देखो सभी में नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन की, चार्ज सेपरेशन की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। तो इस स्पीसीज में यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर और सेकेंड कार्बन के ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर और फोर्थ कार्बन के ऊपर है, नाइट्रोजन और फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, नाइट्रोजन और थर्ड कार्बन के ऊपर है। तो डिस्टेंस फोर्थ में और थर्ड में प्लस माइनस का डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और सेकंड एंड फिफ्थ इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। देखो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड के अंदर प्लस माइनस दूर है, थर्ड के अंदर प्लस माइनस पास है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, फोर्थ के अंदर भी प्लस माइनस पास में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, लेकिन इसमें और इसमें स्टेबिलिटी सेम होगी। उसके बाद फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड पे है फिफ्थ, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। अब देखो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज था नहीं, नेगेटिव चार्ज 3 और 4 और इसमें था, तो 3 और 4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड वाले पर और फोर्थ वाले पर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी हमें, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने बात की रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके कुछ एग्जांपल्स की हमने बात की। अगर बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दी हुई हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से असाइन करेंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी लीस्ट स्टेबल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। तीन तरह के कंपाउंड हम पढ़ते हैं, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो एरोमेटिक स्पीसीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, फिर उससे कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक और उससे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक स्पीसीज कौन सी होगी, कैसे पता करेंगे कि ये स्पीसीज एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो उसको देखने का क्या तरीका है कि इसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस, और वो भी कंटिन्यूअस। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक में भी सेम चीज़,
साइक्लिक रेजोनेंस होगा और वो भी कंटिन्यूअस। ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस रेजोनेंस, या फिर बीच में कहीं पर sp3 कार्बन आ जाए तो रेजोनेंस वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी तो वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक रेजोनेंस जो भी कंटिन्यूअस, साइक्लिक रेजोनेंस वो भी कंटिन्यूअस। अब दोनों में कैसे हम पता करेंगे कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं हक्कल रूल। प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए, इसके अंदर भी sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए। हक्कल रूल की हम बात करते हैं। हक्कल रूल क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज में जो रेजोनेंस शो कर रहा है, अगर एरोमेटिक देखना है, अगर एरोमेटिक होगा तो कब होगा कि उसके अंदर जो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर किसके बराबर होना चाहिए, 4n+2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 ये। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर n की वैल्यू में यहाँ 0 रखूँ तो यहाँ 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 2। अगर n की वैल्यू में यहाँ 1 रखूँ तो 4 × 1 4 + 2 6। यदि मैं n की वैल्यू यहाँ 2 रखूँ तो 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, इसी तरह से 14, इसी तरह से 18। अगर इतने डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे कि ये स्पीसीज एरोमेटिक है। और अगर ये 4n डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ 4n+2 है जबकि यहाँ 4n। अब 4n, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर वैल्यू 1 रखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 4, 8, 12 इस तरह से। तो डीलोकेलाइजेशन होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14, 18 है तो एरोमेटिक होगा, यदि 4, 8, 12 है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये तो रूल्स थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और इसमें हम चेक करेंगे कि एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लिक कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा, तो यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ हम देखें तो यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ पर यदि हम कंटिन्यूअस रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 4, 6 यहाँ पर कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ बात करें तो 2, 4, 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ यदि मैं इस वाले रिंग की बात करूँ ओनली तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एंटी एरोमेटिक होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक होगा। इस वाली रिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। हमें नाम भी देखना है, इसका नाम भी याद रखना है। इसको हम बोलते हैं नेफ्थेलीन। जब 2 रिंग आपस में इस तरह से 2 एटम से कनेक्टेड हो तो उसे हम बोलते हैं नेफ्थेलीन। लेकिन यदि 2 रिंग इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो, इस तरह से कनेक्टेड हो, तो इसे हम बोलते हैं बाईफिनाइल। ठीक है, इसी तरह से अभी आगे देखेंगे हम, 3 रिंग कनेक्ट हो तो एंथ्रासीन, और 3 रिंग यदि तीसरी रिंग ऊपर लगी हुई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन।
क्लियर है यहाँ तक कि कैसे हम असाइन करेंगे? और हम एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिसिटी के। एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जब 2 रिंग कनेक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन के बाद एक और रिंग यदि इस तरह से कनेक्ट हो तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रासीन, और यदि तीसरी रिंग इस तरह से कनेक्ट हो तो उसे हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा, कॉन्जुगेट कंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा। यहाँ पर ये लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, लेकिन एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा लॉन पेयर कैसा होगा? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी सल्फर के ऊपर एक लॉन पेयर तो डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, और एक कैसा होगा? लोकलाइज्ड लॉन पेयर। इसे हम बोलते हैं फ्यूरेन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं ये। एक हमने पायरोल पढ़ा था, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें तो उसे पायरोल बोलते हैं, ऑक्सीजन लगा दें तो फ्यूरेन बोलते हैं, और यदि सल्फर लगा दें तो हम क्या बोलते हैं? थायोफीन। इनके कॉमन नेम है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं नेफ्थोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। यदि अल्फा पर OH लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा नेफ्थोल। यदि यहाँ पर OH लगा दूँ तो वो क्या हो जाएगा? बीटा नेफ्थोल हो जाएगा। इस तरह से इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें इस वाले सिस्टम में तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी हम यदि काउंट करते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ यदि हम काउंट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर यदि हम बात करें तो 2, 4 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो केवल उसी को हम काउंट करेंगे। तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिस्टम में, और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद एरोमेटिसिटी की बात करें हम तो यहाँ पर 14 कितने होते हैं? 2, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 14, 18, ये सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक। तो इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक होगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक होगा, और ये भी एरोमेटिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो ये हमारा पायरोल है। पायरोल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर भी एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैसा होता है? लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। उसके बाद आगे क्या आ गया? यहाँ पर ये sp3 नाइट्रोजन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 1, 2, 3, 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, साइक्लिक कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक, तो यहाँ हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, कंटिन्यूस रेजोनेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ भी हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली चीज़ किस तरह से आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हम इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ये हम बता ही चुके हैं कि नॉन एरोमेटिक होगा। ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। और ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ रेजोनेंस तो पॉसिबल है, रेजोनेंस तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस तो पॉसिबल है, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 to 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें इसकी
तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट हम बात करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हमारा साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम में ये कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये स्पीसीज इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, और जिसकी वजह से इसे क्या मिल जाती है, एरोमेटिसिटी। और चूंकि इसे एरोमेटिसिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए ये इसी फॉर्म में रहना पसंद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर भी हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, जब मैं इस तरह से इसको डीलोकेलाइज करूँ तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव एज इट इज। उसके बाद आगे में स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। उसके बाद वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये घूमते रहेंगे। तो पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये स्पीसीज भी हमारी कैसी होगी, एरोमेटिक होगी। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर भी देखो साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैसा है, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर यदि मैं अभी तो यहाँ पर क्या है, ये 2 और 4 और यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूँ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ब्रेक होते हैं कि इसको भी एरोमेटिसिटी मिल जाए और इसको भी एरोमेटिसिटी मिल जाए। तो कैसे ब्रेक करूं मैं इसको, अगर इस इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ ले जाऊं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे एरोमेटिसिटी के लिए, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो मैं इन इलेक्ट्रॉनों को यदि इस तरह से शिफ्ट कर दूँ तो ये किस तरह से बन जाएगी मेरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पीसीज भी एरोमेटिक हो गई और ये वाली स्पीसीज भी एरोमेटिक हो गई। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये किसके अंदर बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ए और बी। सपोज ये वाला बॉन्ड हमारा ए है और ये वाला बॉन्ड बी है। तो देखो यदि मैं इस वाले बॉन्ड को अभी मैंने ब्रेक किया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड में रहना चाहेगा, तो ये वाला कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसे भी एरोमेटिसिटी मिल रही है और इसे भी एरोमेटिसिटी मिल रही है। लेकिन मैं यदि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये वाली 5 मेंबर रिंग है, तो एक जगह नेगेटिव आएगा और एक जगह पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से ये तो एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन ये कैसी हो जाएगी, 2 to 4 एंटी एरोमेटिक। उस कंडीशन में चूंकि ये तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसे तो और भी अनस्टेबिलिटी मिल रही है। इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड में रहेगा। और यदि डबल बॉन्ड की फॉर्म में है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, तो बॉन्ड लेंथ ए की ज़्यादा होगी बी से। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल के अंदर यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो यहाँ 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 12 इलेक्ट्रॉन्स यदि इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिंगल रिंग की बात करें तो सिंगल रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों ही रिंग कैसी होगी, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। यदि हम इस रिंग की बात करें यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कैसी होती है, एंटी एरोमेटिक। और चूंकि ये बड़ी रिंग है इसीलिए ये इस तरह से नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं टब शेप। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन टब शेप में रहती है,
और जिस वजह से ये नॉन प्लेनर कन्वर्ट में हो जाती है, नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। ध्यान रखना है हमें ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इसकी बात करें तो ये जो है हमारा वो क्या कंपाउंड है, यहाँ ये वाला हमारा जो कंपाउंड है इसके अंदर यदि हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने से ये एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये भी एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास में आ जाने की वजह से इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिस वजह से ये प्लेनर फॉर्म में नहीं रह पाती, ये नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये एरोमेटिक से कन्वर्ट हो जाती है नॉन एरोमेटिक में। क्लियर है यहाँ तक ये सारे एग्जाम्पल। किसी भी एग्जाम्पल में यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको यदि ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की रेजोनेंस के बारे में। कल हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद आज हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। उसके अंदर एरोमेटिसिटी हमने देखी, एरोमेटिसिटी किस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक होगा, नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दी हुई हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को असाइन करना भी हमने देखा कि किस तरह से हम असाइन करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, ठीक है। तो उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या देखना है, ऑक्टेट। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या देखना है, वहाँ पर न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट में हमें क्या देखना है, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा प्लस प्लस मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए और प्लस माइनस मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी में देखा था हकल रूल। हकल रूल के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो वो एरोमेटिक होगा और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाता है तो क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये सारी चीज़ें और हमने काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स देखे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एकदम से माइंड में नहीं आता है कि इसके अंदर किस तरह से ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। ऐसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन उसका एग्जांपल है जो टफ शेप में रहता है, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है एंटी एरोमेटिक से। तो इस तरह से हमें ये सारा हमारा टॉपिक रेजोनेंस का ख़त्म होता है। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस भी 2 तरीके का होता है, +R एंड -R, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रेजोनेंस हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जो भी एग्जांपल में किसी में अगर आपको किसी कोई डाउट हो कि ये किस तरह से होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।